हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। सो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारे पास दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, इनके भी टाइप्स होते हैं। और उसके बाद जो इनका हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, इनसे क्वेश्चन काफी बनता है। ठीक है, तो ये चीज हम आज के क्लास में कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोप और एक ये टेलीस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली माइक्रो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए होता है, टेलीस्कोप बड़ी चीजों को देखने के लिए होता है। अब माइक्रोस्कोप भी हमारे पास दो तरीके का है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अभी इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि टेलीस्कोप का एक टाइप है। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाम से ही पता चल रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो प्लैनेट्स वगैरह पे दूसरे उस पे जाते हैं, तो स्पेस में जाते हैं। तो जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, इनको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, फिर आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जमीन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जमीन पे ही, यानी कि अर्थ पर ही कोई चीज है जो कि बहुत दूर है, उसे हमें देखना है तो हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। जैसे कि तुमने बाहुबली मूवी देखी है, पहली वाली जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखा होगा तुमने कि वो जो बुड्ढे बाबा टाइप के जो विलन थे ना, वो ऐसे करके देख रहे होते हैं, और फिर वो देख रहे होते हैं कि सामने से वो बाहुबली वाला जो हीरो है वो सामने से आ रहा है ना। फिर वो चौंक जाते हैं, एकदम पीछे हट जाते हैं। ये चीज कई रील्स में भी चली है ना। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ही है वो। ठीक है, फिर गैलीलियन टेलीस्कोप, जो कि गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो हमारे सिलेबस में जो ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक्चुअली इस तरीके से लिखा है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसलिए मैं ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारा यहाँ पे आज कवर करा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा फिगर पहले से ही बना लिया है, क्योंकि ये वाला फिगर बनाने में टाइम भी लगता है, और मैं इस क्लास में तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ सारा टाइम यूटिलाइज्ड रहे। ओके, चलो। हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा नाम कहता है वैसा ही इसका काम है। ये सिंपल ही है बेचारा, बहुत ही सिंपल सा है। क्या है? थिन कॉन्वेक्स लेंस है। एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है, कुछ है ही नहीं। माइक्रोस्कोप के नाम पे क्या है? एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, और ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी बहुत छोटी है। ठीक है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है। अब बात करते हैं, जैसे ये रहा, ये मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है? थिन कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद ये मेरा रखा है क्या? ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि हमने कहा कि भाई इसका फोकस ये इधर है, और इसका फोकस लगभग इधर रहेगा। ठीक है, इधर थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। ये काम करते हैं, फिर से बनाते हैं इसको हम। तो देखो, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये इसका फर्स्ट फोकस है और ये इसका सेकंड फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी इमेज बनती है, और सेम साइड बनती है। सेम वही बनाया है मैंने, सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो यहाँ से रे डाली, यहाँ से रे डाली। ठीक है, ये वाली रे डाली, तो ये दोनों रेज जब चली गई, ये दोनों रेज क्या कभी आगे जाके मीट करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये चली जाएंगी आगे। ठीक है, ये कभी मीट नहीं करेंगी, इसलिए इन्हें पीछे एक्सटेंड किया, तो फिर ये यहाँ पर मिली, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया है? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ये मेरी हो गई क्या? इमेज। ओके, तो ये मेरी क्या बन गई? है इमेज। तो इमेज कैसी बनी है? इमेज फॉर्म्ड इमेज जो है वो, इमेज जो है वो हम देखते हैं इमेज के बारे में। वो कैसी है? वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफाइड है ना, मैग्निफाइड है, एंड formed on formed on same side of the object, same side of object। ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनी है। क्लियर है इतनी बात? अब इतनी बात तो पक्की रहती है कि भाई यहाँ पे इमेज तो ऐसी बन गई। ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखना होता है, तो कई बार मतलब ये इसमें क्वेश्चंस में तुम्हें इस तरीके का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा तुम्हें इधर लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा तुम्हें क्या रखना है? बिटवीन प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड पोल एंड फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस के और पोल के बीच में तुम्हें ऑब्जेक्ट रखना है, तभी तो जाके उसकी एक वर्चुअल इमेज बन पाएगी, वर्चुअल मैग्नीफाइड और सेम साइड इमेज बन पाएगी। तभी बन पाएगी जब पोल और फोकस के बीच में रखोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई।
ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं डिफरेंट केसेस बनते हैं, वो मेरे को 2 केसेस बनते हैं वो बताती हूँ मैं तुम्हें। तो पहला केस मेरा क्या बनता है, पहला केस नंबर 1 कि एक कंडीशन ये है कि भाई आई जो है वो हम जो है वो रिलैक्स होके देख रहे हैं। जैसे कभी तुमने नोटिस किया है कि हम बहुत दूर का कुछ देख रहे होते हैं, बहुत दूर पे, जैसे अभी जैसे मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रही क्योंकि कैमरा मेरे पास रखा हुआ है, तो मुझे ना आंखों को एकदम से मतलब आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। और अगर मैं ऐसी बहुत दूर दूर का देखूं, बहुत दूर का कुछ, तो फिर क्या होगा कि मेरी आंखें आराम से रिलैक्स होके देखेंगी। तो वही चीज होती है कि मैं अगर बहुत दूर का देख रही हूँ, यानी कि कोई चीज है जो बहुत दूर से देख रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा होगा कि इसकी जो बात क्या है, एक बात देखो, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन मुझे इसे नहीं देखना है। मुझे किसे देखना है, इस ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ये लेंस पकड़ लिया, इधर मेरी आई है, ठीक है, इधर मेरी क्या है, आई, इधर मेरी आई है, ये। तो ये आई किसे देखेगी, इस ऑब्जेक्ट को देखेगी या इस इमेज को देखेगी? ऑब्वियसली ये इमेज जो होगी वो इस आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ रहे हो बात को? ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके आगे हमने ये लेंस लगा लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, तुमने डिटेक्टिव्स नहीं देखे पास करके करते हैं, और ये वो जैसे कुछ भी लेके ऐसे पास क्यों रखते हैं, पास क्यों रखते हैं? इस तरह से पास इसलिए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे ये लेंस और इस पे आगे लेंस लगाओ और फिर मैं ये पास सेट कर रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस की फोकस और पोल के बीच में आ जाए। ये वाली अप्रोच रहती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इरेक्ट बड़ी सी इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज जो होगी वो हमारी आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये इमेज कहाँ बन रही है? अगर मैं कहूँ कि यही जो इमेज है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आई जो होगी वो रिलैक्स्ड होगी। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलता है कि इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनी है, वो कह देता है कि इन दी रिलैक्स्ड आई कंडीशन, आई इज रिलैक्स्ड, ये लिखा गया तो इसका मतलब इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बन रही है। तो तब तुम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना होता है। तो ये एक्चुअली मैं जो केसेस लिखा रही हूँ वो मैग्निफिकेशन के ही लिए हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं, तो उसमें केस 1 मेरा क्या था, ये जो इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनी है, आई रिलैक्स्ड है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल डी अपॉन एफ। इतना सा फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना है। अब इसमें डी क्या होता है, यहाँ पे डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ये बताओ बताओ। ये वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक, वो मिनिमम डिस्टेंस आई से जहां तक हमें क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, जो कि कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ क्या है, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। ओके, चलो अगला केस क्या रहेगा मेरा कि अगर जो वो है केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ, डी पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर ही बनी है। तो डी की वैल्यू हमेशा वही लगानी है, 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। तो क्या लिखोगे तुम फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये क्वेश्चन में दिया होगा, पता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है कि कहाँ पर इमेज बनी है, उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, कब, जब इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ओके, तो आंसर क्या होगा, यस, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ओके, तो यहाँ पे इसकी तो जरूरत ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी या क्या नहीं। माइक्रोस्कोप वगैरह के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन ही पूछी जा रही होती है, ठीक है, तो वही निकालना होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ।
तो देखो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, अभी मैं तुम्हें समझा दूंगी तो तुम्हें बहुत ही सिंपल लगेगा। सबसे पहली चीज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, टू लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, टू लेंसेज प्रेजेंट, ठीक है। टू लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, कौन से टू लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता है हमारा आईपीस, आईपीस, ठीक है। तो यानी कि मेरी आई किधर होगी, इधर, इधर की तरफ आई होगी, तो आई जो होगी वो यहां से हम देख रहे होंगे। तो एक्चुअली कुछ आंख ऐसे बनानी चाहिए ताकि ये इधर, इधर बना देती हूँ आई, ठीक है। ये आई पीस हो गया, तो यानी कि इसी साइड हमारी आई होगी, इस साइड से हम देखेंगे तो इधर की साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले मैंने, ये हो गया मेरा, इसको देखो सबसे पहले ये छोटा वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बड़ा वाला क्या है, आईपीस, ठीक है। जितना मैं दिखा रही हूँ बस उसी पे ध्यान देना है, और जो लाइंस बनी है उस पर अभी ध्यान मत दो, सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है कि ये रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको ओ से मार्क कर दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से लेंस से जिस भी डिस्टेंस पे, तो यू ओ मैंने बोल दिया, यू ओ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से मैंने लाइट रे से जा रही है, ये लाइट रे जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जा रही है इस तरह। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट से जाती है, ये वाली पैरेलल गई है तो फोकस से होके गुजरेगी, तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, एफ ओ हो गया। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए ओ ओ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फोकस से निकली और इस तरह से आगे चली गई। फिर एक और लाइट रे डाली थी और वो इस तरह से गई इधर, इस पॉइंट पर ये दोनों ने क्रिस क्रॉस किया, देख रहे हो, इस पॉइंट पे क्रिस क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज बन गई। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो इसका नाम मैंने क्या कर दिया, अभी मैं इसको I1 नाम दे देती हूँ, क्या कर दिया मैंने, I1, ठीक है। तो दिस इज द I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये इमेज क्यों बनी है, क्योंकि ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पे मिली थी। फिर उसके बाद यहाँ से क्रॉस क्रॉस करके ये आगे इस तरह चली गई। फिर आगे क्या हुआ कि यहाँ पर ये बड़ा वाला आईपीस मिला, ये बड़ा वाला आईपीस मिला और फिर ये इस तरीके से बाहर निकल गए। तो जैसे यहाँ पे फिर से आईपीस मिला, तो ये इस तरीके से लाइट रे ऐसे चली गई। जब ये लाइट रे इस तरह से गई तो क्या हुआ कि इनको हमने पीछे एक्सटेंड किया, इधर से ये पीछे एक्सटेंड करके लाए, तो ये क्या हुआ कि वर्चुअल और बड़ी इमेज बन गई। तो तुम देखो कि अगर एक ही लेंस होता तो इतनी से बस थोड़ी सी बड़ी कर पाया, लेकिन एक और लेंस होने की वजह से क्या हो गया, इससे भी और बड़ी कर दी। तो कहीं ना कहीं मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गई। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। मैग्निफिकेशन कर, मतलब नहीं एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का मतलब, कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन की वैल्यू कभी कभी मैंने बताया था ना 1 से कम आएगी, तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो मतलब अल्टीमेटली ये होता है, मैग्निफिकेशन से हम ये जान रहे होते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, बड़ी है या छोटी है। और अगर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करके दिखाना। तो ये है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई और ज्यादा बड़ी हो गई इमेज, और जितनी बड़ी होगी इमेज, यही चीज तो हमारी इस आंख को दिख रही है। इस आंख को ये वाली लाइट रेस जा रही है ना आंख में, ये वाली लाइट रेस आंख में जा रही है, और हम इसको आई को क्या लगेगा, ये लाइट रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये इमेज बनी फाइनल, इसका नाम दे दिया मैंने I2। तो I2 इज द इमेज फॉर्म्ड बाई eyepiece, ठीक है। I1 is the image formed by objective lens, I2 is the image formed by eyepiece, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो इसको थोड़ा सा मार्किंग और कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक भाई क्या हो गया, ये मेरा FO हो गया, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, यू सॉरी VO, ठीक है ना, VO ही तो होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज बनी है वो VO हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, UE, आई पीस की वजह से ई लगा दिया, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों, क्यों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, किसके लिए, आई पीस के लिए। फिर उसके बाद इसने इमेज का बनाई है भाई इस साइड इधर, तो यहां से लेके यहां तक ये सारा क्या हो गया, VE, क्या हो गया ये VE। अब एक चीज और पूछी जाती है इसमें, क्या पूछी जाती है, वो ये होती है कि क्या कितनी लेंथ है हमारे माइक्रोस्कोप की, ठीक है, माइक्रोस्कोप की लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एक टर्म आता है। एक मिनट रुको यार, ठीक है, ये हो गई VE,
ओके। अब हम देखते हैं टर्म क्या आता है हमारा। टर्म ये आता है कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या है। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है क्या होता है, दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है। ये नहीं देखना कि कितनी दूर इमेज बनी है, ये नहीं सोचना कि भाई इस वाले लेंस से इमेज जितनी दूर बनी है वही लेंथ होगी, नहीं। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हमेशा क्या होती है, दो लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है। तो ये हो गया मेरा एल। ठीक है, तो मैंने सब कुछ इस पर मार्क कर दिया है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ओ वगैरह ये तो ठीक है। तो एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम कुछ खास बातें जाननी है, कुछ खास कॉन्सेप्चुअल बातें जाननी है मुझे। किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इन सब के बारे में, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें लेंस के बारे में जानना है, इमेज के बारे में जानना है और ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसकी शुरू करें, तो चलो जो जो लेंसेज हैं उनका देखते हैं। तो एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक लेंस क्या है तुम्हारा, आईपीस है। दो लेंस थे हमारे, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस। अब तुमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो आईपीस के कंपैरिजन में छोटा अपर्चर होना चाहिए। अपर्चर का मतलब ये जो लंबाई है, ये लंबाई, दिस इज द अपर्चर। ठीक है, ये देखो ये बड़ा सा है और ये छोटा है, तो अपर्चर किसका हो गया, छोटा, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास क्या होना चाहिए, स्मॉलर अपर्चर होना चाहिए, स्मॉलर अपर्चर होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, स्मॉल नहीं लिख रही हूं मैं, स्मॉलर लिख रही हूँ। स्मॉलर मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम किसी चीज को। तो स्मॉलर अपर्चर होना चाहिए एज कंपेयर टू द आईपीस। ऐसे ही स्मॉलर फोकल लेंथ होनी चाहिए, फोकल लेंथ, ये पीवाई क्यू है बेटा, ठीक है, फोकल लेंथ होना चाहिए। ये सब किसके कंपैरिजन में, ये सब होना चाहिए एज कंपेयर टू, एज कंपेयर्ड टू आईपीस। ठीक है, आईपीस, आईपीस के कंपैरिजन में ये सब होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ है, ये बहुत मैटर करती है। मतलब जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये आईपीस से कितना दूर रखा है। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम अपने माइक्रोस्कोप से क्या चाहते हैं कि हम माइक्रोस्कोप का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि छोटी चीज हमें बड़ी दिखाई दे, तो ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दे हमें वो। ठीक है, मतलब मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैं कोई भी छोटी सी चीज है तो मैं ये चाहती हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सके, अच्छी बात है ना। तो जितना ज्यादा अच्छा सा मैग्निफिकेशन आ सके वो अच्छी बात है। तो अच्छा मैग्निफिकेशन होने के लिए ये सब होना चाहिए। तो एक सही अच्छे माइक्रोस्कोप में जो होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होना चाहिए, छोटा अपर्चर होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो दैट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये कहाँ होना चाहिए, प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस ऑफ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों, क्यों कहा मैंने, वीडियो पॉज करो और एक बार देखो जरा कि आखिर मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के पीछे होना चाहिए। भाई इसलिए कह रही हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ मान लो अगर यहाँ पे फोकस है और फोकस के पीछे बनेगा अगर ऑब्जेक्ट, तो उससे क्या होगा कि फिर उसकी वजह से इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। अगर तुम देखो इसके कंपैरिजन में आई1 जो है, ये पहली इमेज जो कि किसने फॉर्म की थी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये पहली इमेज जो फॉर्म की थी, ये कैसी है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। किसके कंपैरिजन में, इस वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, है ना। तो ये तो जब ही बनेगी ना जब फोकस से पीछे रखी होगी। यही अगर फोकस इधर हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसकी तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, वो भी किस साइड, इसी साइड बन जाएगी। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस वाले लेंस का। समझ गए बात को। इसीलिए क्या होना चाहिए कि शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इतनी बात हो गई, अब बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज, तो इमेज अगर तुम देखो तो दो बन रही हैं, ठीक है। पहली इमेज जो बन रही है, नंबर वन जो इमेज बन रही है पहली, आई1। आई1 कौन सी इमेज है, फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो फॉर्म की है वो है तो आई1। तो आई1 इमेज जो है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, लार्ज है,
एनलार्ज्ड नहीं लिख रही मैं, लार्ज है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसके कंपैरिजन में तो बड़ी है ही, ठीक है, लार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है। और और शुड बी फॉर्म्ड बिटवीन, शुड बी फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ कहाँ बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, देखो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब ये जो मैंने फिगर बनाया है ये इसीलिए तो बनाया है ताकि मुझे इस आई से ये इमेज बड़ी सी दिखाई दे जाए। तो अब एक बात सोचो कि ये जो I1 था, जो इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसकी इसने I2 बड़ी सी वर्चुअल और इरेक्ट बड़ी सी इमेज बनाई है, वर्चुअल और बड़ी सी इमेज। तो वर्चुअल इमेज कोई भी कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसके फोकस और पोल के बीच में रखा हो। तो कहीं ना कहीं इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस इधर कहीं होगा, इधर F। तो I1 शुड बी बिटवीन, formed between and formed between formed between focus and pole of eyepiece, ठीक है। आईपीस के पोल ऑफ फोकस के बीच में बननी चाहिए सो दैट इट कैन फॉर्म द वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। अब अगला क्या है, अगली I2 जो है, I2 कैसी होनी चाहिए भाई, I2 वो क्या है, फॉर्म्ड बाई आई पीस, है ना, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ आई पीस। तो I2 जो है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ओके, एनलार्ज्ड भी है, एनलार्ज्ड भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्वर्टेड है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, जबकि मैं हमेशा तुम अगर मेरे सारे ऑप्टिक्स के लेक्चर तुमने देखे हैं तो मैंने तुम्हें बिगिनिंग में ही बोला था कि मैं जब पहले ही बोल रही थी कि वर्चुअल इमेज सारी इरेक्ट बनती है, लेकिन 99% केसेस में 1% केस ऐसा आता है जहां पर वर्चुअल इमेज भी इन्वर्टेड बन रही होती है, वो यही केस है। देखो तुम यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज है ना, और इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, इन्वर्टेड। लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ये इरेक्ट ही है ना, क्योंकि इस तरीके से सीधा है तो ये ही सीधा होगा ना, इसके हिसाब से देखा जाए तो इरेक्ट है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इन्वर्टेड, ओनली इन्वर्टेड क्यों है, तो इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो मेरे पीछे चला गया है ये, तो मैं अपनी इमेज को उठा के कहाँ ले जाऊं, इधर रख दूं, लो तुम मुझे ऐसे देख लो, ठीक है। इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, बट इरेक्ट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द, बट इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट इमेज या फिर I1, ठीक है। तो I1 को हम कभी कभी इंटरमीडिएट इमेज भी बोल देते हैं, मीडिएट इमेज। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो तुम्हें आना, क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी तक तुम्हें ये जितनी बातें बताई हैं ये सारी बातें तुम्हारी हेल्प करेंगी माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब अगर सवाल आ गया कि मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है तब क्या करेंगे, तो देखो इसके बेसिक दो फॉर्मूले हैं, तो मैं पहले तुम्हें जनरल फॉर्मूले लिखवा देती हूँ। तो जनरल फॉर्मूला मैंने कहा कि भाई मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन में दो लेंसेज लगे हैं तो हम क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। ये भी अगर डायरेक्टली तुम्हें दे रखा है कि आई पीस से मैग्निफिकेशन ये है, ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्निफिकेशन ये है, तो मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर तुम क्या करोगे, वीओ अपॉन यूओ ब्रैकेट में डी अपॉन यूई। डी क्या है, डी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, डी क्या है हमारा, क्या था बताओ, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, विजन नहीं विजन, है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये होता है हमारा डी, उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, वो फिक्स रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ की मैं बात करूं तो मैंने तुम्हें लेंथ के बारे में पहले ही बताया था कि तुम्हें क्या रखना है। अगर तुम देखो, चलो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस में क्या है, दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस एल किसके बराबर हो रही है, देखना, वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, ये लिख दो बस, इसी को लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा काम है। क्या है, वीओ प्लस
UE। ठीक है, तो इसको कर दिया मैंने डब्बा बंद। ओके, चलो ये हो गया। अब अगेन फिर तो वही बात है, केस तो बनेंगे ही यहाँ पे, तो केस करते हैं। चलो केस वन। केस वन की अगर इमेज जो है वो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज 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 इंफिनिटी पे फॉर्म्ड होती है, तो आई कैसी होती है? रिलैक्स होती है, आई रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, आई रिलैक्स होती है। तो फॉर्मल, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है ट्रिक कि यूई की जगह पे तुम क्या पुट कर दोगे? एफ ई। क्या पुट कर दोगे? यूई की जगह पे तुम्हें एफ ई पुट कर देना है। तो जो ऊपर जनरल फॉर्मूला लिखा है उसमें यूई की जगह पे एफ ई पुट कर देना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देखो, नंबर वन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई। ठीक है, और हमारी लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल्स टू वीओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो इस तरीके से बस एफ ही रख देना है। अगर मुझसे कभी कभी मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के टर्म्स में भी पूछ लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके निकलता है। तब मैग्निफिकेशन हो जाता है एल अपॉन एफ ओ और डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये जो ऊपर दो फॉर्मूले लिखा है इन्हीं के टर्म्स उस पर लिख देते हैं। अब ये तो था कि भाई आई रिलैक्स्ड होती है तब की बात है। ठीक है, अब दूसरा, अब केस टू हम क्या लिखेंगे? केस टू हमने लिखा कि भाई हमारा आई जो है वो कहाँ पे फॉर्म हुई है, सॉरी, आई जो है वो रिलैक्स, अब रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेन्ड है, और इमेज जो है वो इमेज इमेज फॉर्म्ड एट डी। ठीक है, तो आई कैसी होगी? स्ट्रेन्ड होगी आई। ठीक है, आई जो है वो स्ट्रेन्ड होगी। अच्छा, एक तो ये हो गया, तो फिर हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे उसके लिए? ट्रिक पहले क्या है कि यूई की जगह पे तुम्हें क्या रखना है? यूई की जगह पे तुम रखोगे एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। तो देखो बेटा, कुछ ये तो फॉर्मूले तो तुम्हें जो याद करने हैं वो तो याद ही करने पड़ेंगे, और कोई हमारे पास क्या है? सोल्यूशन नहीं है। एफ ई डी इन अपॉन एफ ई प्लस डी। ठीक है, तो अब यही चीज तुम फॉर्मूले में अप्लाई करते जाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा? हम लिख देंगे कि वी ओ अपॉन यू ओ, फिर ब्रैकेट में वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ क्या था? वी ओ प्लस यू ई था, तो वी ओ, तो वी ओ ऐसे ही लिखा रहने दो, यू ई की जगह मैंने बोला है कि एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी लिखेंगे, एफ ई प्लस डी लिखेंगे। अगर मैग्निफिकेशन लेंथ के टर्म्स में पूछ ले तो तुम क्या करोगे? तो एल अपॉन एफ ओ, जैसा कि पहले वाले केस में भी फिक्स था, देखो एल अपॉन एफ ओ यहाँ पे भी है, एल अपॉन एफ ओ। अब डी अपॉन एफ ई चेंज होना है यहाँ पे, तो उसकी जगह क्या कर दोगे? सिंपल वन प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर करके याद करोगे, उसमें ऐसे था तो इसमें ऐसे था, वहां पे डी अपॉन एफ ई है, यहाँ पे वन प्लस डी अपॉन एफ ई है, क्योंकि यार इनका एक्सप्लेनेशन या इनका डेरिवेशन नहीं करना है। तो मैं मतलब रेयरली ही है, मतलब बहुत ही 1% चांसेस हैं कि इस फॉर्मूले इन फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले ही लगेंगे। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन करती हूँ मैं, तो मैं तुम्हें पता चल जाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इससे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, अभी अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा, इंटरमीडिएट इमेज जो है वो कैसी बनती है? बीच वाली इमेज, यानी कि जो मैंने I1 बनाई थी वो कैसी थी? रियल थी, इन्वर्टेड थी, है ना? याद आ रहा है सब कुछ? भी नहीं आ रहा है? ठीक है, वो रियल इन्वर्टेड थी, तो वर्चुअल बनेगी क्या? नहीं, हटाओ इसे, वर्चुअल वर्चुअल वालों को हटाओ। तो रियल है, इन्वर्टेड थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी, सही है, और मैग्निफाइड थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके पास दो लेंसेज हैं। ठीक है भाई, वो तो हमें पता ही है, कंपाउंड है तो दो तो होंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ वन लेंस इज 5 एंड कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर इज 100। तो कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर इज 100, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अनदर लेंस बताओ। तो जैसे कि अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? m इज इक्वल टू MO इंटू ME। ठीक है, तो कंबाइंड क्या बोल रहा है? 100। एक लेंस की 5 है, तो दूसरे की कितनी होगी? पता नहीं, जैसे मान लेते हैं ME, तो ME इज इक्वल टू हो जाएगा 100/5। ठीक है, तो ये हो गया 20।
तो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से बहुत ही सस्ते सवाल आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर। तो भाई लिख लेते हैं जल्दी से कि L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर उसके बाद द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, देखो देखो ध्यान दो यहाँ पे, रिलैक्स्ड आई, तो आई रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो कैसी कंडीशन है, रिलैक्स्ड आई की कंडीशन है ये, रिलैक्स्ड आई की कंडीशन है। और जब रिलैक्स्ड आई की कंडीशन होती है तो इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है, इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज एट इन्फिनिटी होता है तो यू इक्वल टू हम क्या यूज कर रहे थे, एफ ई। ये दो सारी कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो ये अब मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या दे रखी है इस कंडीशन में मुझे, 25। ओके फिर कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस या फिर आई पीस एक ही बात है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यानी कि यूओ बताना है, यूओ बताना है। तो अब क्या करें बताओ, सोचो कुछ बताओ, आइडिया लगाओ। तो देखो मैंने तुम्हें जब फॉर्मूला लिखाया था तो मैंने तुमसे कहा था कि इसको उठा के इधर साइड, मैंने तुमसे कहा था कि लेंथ और मैग्निफिकेशन के टर्म्स में अगर फॉर्मूला लिखना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एल अपॉन एफ ओ डी अपॉन एफ ई, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, यूओ फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, यूओ फाइंड करना है। अब यूओ फाइंड करना है, ओके। तो मुझे, मैं मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ तुम्हें। देखो एक मेरे पास फॉर्मूला क्या, लेंथ इक्वल टू क्या था, वीओ प्लस यूई। और जब ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनी है, रिलैक्स कंडीशन है, तो मैं इसी को क्या लिख लूंगी, वीओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो यूई को रिप्लेस कर देंगे एफ ई से, और एफ ई हमें पता है, ठीक है। वीओ, वीओ अगर देखो लेंथ मुझे पता है, एफ ई मुझे पता है, वीओ मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से पहले लेंथ लिख लूँ 14, है ना, और ये वीओ प्लस एफ ई कितना है 5, तो वीओ विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो ये तो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मैं यहाँ से इस फॉर्मूले से एफओ निकाल लूं तो यूओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो लेंस फॉर्मूला होता है उसको लगा के। तो अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं, पहले मैग्निफिकेशन इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है 25, लेंथ दे रखी है 14, एफओ क्या दे रखा है पता नहीं, वो तो निकालना है। डी क्या होता है 25, एफ ई क्या है, क्या था भाई, एफ ई 5, ठीक है। इस 5 से 5 काट देंगे, देखो इस 25 से ये 25 कट गया, तो एफ ओ विल बी इक्वल्स टू 14/5 सेंटीमीटर। अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर अब आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, मिनट। देखो अब यहाँ पे मेरा एफ ओ आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या लगा देंगे अपना मेरा फॉर्मूला कि 1/एफ ओ इज इक्वल्स टू 1/वी ओ माइनस 1/यू ओ, ठीक है। इस तरह से हम लगा देंगे। अब देखो क्या आता है, वन एफ ओ क्या था मेरा 14/5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 5/14, प्लस में ही रखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। वी ओ ऑब्वियसली प्लस का आया था, मतलब इस तरह से होती है, ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है, फिर लाइट रे ऐसे जाती है, फिर इमेज इधर बनती है, लाइट रे भी इधर ही जा रही है, मुझे मेजर भी डिस्टेंस इधर ही से करनी है, तो वी ओ क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव में ही आएगा। पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर से मेजर करेंगे तो माइनस यू ओ रखेंगे, ठीक है। यू ओ की वैल्यू माइनस में रखेंगे। वी ओ मेरा कितना निकला था 9 सेंटीमीटर, बट मुझे यू ओ तो फाइंड ही करना है तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो 1/यू ओ इज इक्वल टू 1/9 माइनस 5/14, ठीक है। फ्लिप कर लिया है ये। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 14 और 14 माइनस 4, 5 9 जा 45, ठीक है। देखो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से फोकल लेंथ एफ ओ निकाल के फिर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो यू ओ की डायरेक्शन यू वैल्यू आ रही है वो गलत आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, तो ये मैग्निफिकेशन का जो तुम्हें फॉर्मूला एक और लिखाया था मैंने कि m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई, ठीक है। अगर इससे करते हैं, देखो वीओ मेरा आ ही चुका है, मैग्निफिकेशन 25 दे रखा था, है ना, और उससे लेंदी भी हो रहा था थोड़ा,
तो वीओ मेरा क्या है 9, यूओ मुझे पता करना है, डी 25 हो गया, और उसके बाद एफ जो है वो 5, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूओ इक्वल टू फिर 9/5 आ रहा है, 9/5 यानी कि 1.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये वाली चीज यहाँ पर है कि उस तब अगर हम एल लगा के कर रहे थे, एल अपॉन एफ ओ, डी अपॉन एफ ई, उससे कर रहे थे तो नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ लेंथ वगैरह, लेंथ का कुछ इशू है, तो इस फॉर्मूले को लगा के करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी दो क्वेश्चंस और हैं, वो इसमें दे रखे हैं, तुम एक बार ट्राई करना। मैं इनके आंसर मार्क कर देती हूँ कि इसका आंसर सेकंड वाला है, ठीक है, और इसका भी आंसर सेकंड वाला है। तो एक बार इनको पढ़ना और इनको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पर इनको सॉल्व जरूर करना। ओके, तो नेक्स्ट ये तो मेरा हो गया कंप्लीट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारा आता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में मैंने कहा था कि मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो बताती हूँ। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसे कि जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनको देखने के लिए होता है। तो टू सी हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का मतलब ये, हेवनली अलग चीज होती है, हेवीली अलग चीज है, ठीक है। हेवनली बॉडीज यानी कि प्लैनेट, स्टार्स वगैरह, इसमें भी दो लेंसेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो लेंसेज होते हैं, देखो एक ये लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होना चाहिए था, छोटी स्मॉल फोकल लेंथ का, छोटी स्मॉल स्मॉल फोकल लेंथ का होना चाहिए था। बट यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज होना चाहिए, और लार्ज फोकल लेंथ होनी चाहिए, मतलब लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, ऐसा होना चाहिए। आईपीस जो है वो स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए और स्मॉल फोकल लेंथ होनी चाहिए। ये वाली चीज है, यहाँ पर ये कंडीशन है, तभी अच्छा बेटर मैग्निफिकेशन आएगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये क्या है हमारा आईपीस, ठीक है, ये हमारा है आईपीस। तो अब क्या है भाई, हेवनली बॉडीज हैं, मतलब बहुत दूर हैं, स्पेस में है, वहां से जब लाइट रेज आएंगी तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से आ रही हैं, और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल आती हैं और फिर वो एक जगह आके यहाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, अपनी पहली इमेज I1 बना दी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसने I1 अपनी पहली इमेज बना दी, और आई1 कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो हमें पहले की जैसे लिख नहीं रही, लेकिन तुम ये फिगर से समझ लो, फिगर समझ लो कि पहली इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड बन रही है, I1 इमेज बनी है। ये इमेज ऑब्वियसली कैसी होनी चाहिए, आईपीस के फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट में सारा तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो अब दोबारा दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है, तो तुम समझ ही गए होगे, है ना। यहाँ पे ये I1 है, तो ऑब्वियसली एफ ई और इसके फोकस के बीच में होनी चाहिए, तभी ये इसकी वर्चुअल इमेज बना पाएगा, है ना। तो अभी इस साइड जाके हमारी भाई कैसी बन जाएगी इसकी, ये इसकी वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी I2 फाइनल इमेज, जो कि इधर आई के को दिखाई देगी फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बड़ी इमेज बन जाती है। अब अगर मैं देखूं तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, तो लिखा क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फॉर्म करता है इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट, बड़े बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज फॉर्म करता है एट इट्स फोकस। सबसे पहले वो अपने फोकस पे फोकस कर लेता है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है। विच जो फोकस जो है वो लाई करता है बिटवीन आई पीस और इट्स फोकस, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेज, ठीक है, ये अपने फोकस पे बना ली, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई इस पॉइंट पर एफ ओ होगा, ठीक है। तो इसने अपने फोकस पे बना ली, और ये जो फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, वो आईपीस के फोकस और पोल के बीच में आना चाहिए, ठीक है, तभी ये। तो फार ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाता है अपने फोकस पे, जो कि लाई करता है किसके, आईपीस के, आईपीस और उसके फोकस के बीच में, ठीक है। इसलिए आईपीस जो होता है वो एक बड़ी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और ये इरेक्ट किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई थी इसके कंपैरिजन देखेंगे तो इरेक्ट ही है। अब देखो, बट अगर देखा जाए तो ओरिजिनली दोनों ही इमेजेस कैसी है, इन्वर्टेड। इंटरमीडिएट इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल। तो ये अपने आप में ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने लिख दिया है, तो ये चीज समझते हुए ही लिखना, ठीक है। अब आती है बात कि मैग्निफिकेशन किस तरीके का होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहली कंडीशन हमारी क्या रहेगी, फिर से मतलब जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए क्या है कि माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। तो माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि फाइनल दोनों अल्टीमेटली दोनों इमेजेस तो इन्वर्टेड रियल है ना, इसलिए, ठीक है। और लेंथ के लिए हमारा फॉर्मूला है एफ ओ प्लस यू ई। एफ ओ प्लस यू ई क्यों, देखो देखो देखो, ये वाली चीज तो पक्का है कि इतनी क्या है, ये एफ ओ है, और ये वाली चीज कितनी है, यू ई के बराबर, है ना। और इन दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। इसीलिए एफ ओ प्लस यू ई। अब पहली कंडीशन अगर मैं कहूं कि नंबर वन कंडीशन, केस वन जो हम कह रहे थे, तब केस केस कर रहे थे, तो केस वन, जब इमेज जो है वो इमेज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, यूई की जगह पे क्या रखोगे, एफ ई, ठीक है, यूई की जगह पे एफ ई रखोगे। तो अब जब यूई की जगह एफ ई होगा तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है, सिंपल था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई, बहुत ही सिंपल, ठीक। थर्ड, अगर मैं मैग्निफिकेशन के टर्म्स में, बस इसमें तो यहाँ पे यही है, लेंथ के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर हम देखते हैं केस टू, केस टू, इमेज एट डी, डी पे बनती है जो इमेज, तब यूई की वैल्यू क्या रखनी होती है, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देनी है तुम्हें। तो फर्स्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा मेरा, तो हम लिखेंगे माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, तो लिख लो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में एफ ई प्लस डी अपॉन डी, ठीक है, एफ ई प्लस डी अपॉन डी। उसके बाद दूसरा, अल्टीमेटली तुम्हें यही लिखने हैं, है ना, और कुछ नहीं है, इनको ये याद करने का ही मैटर है। तो एफ ओ प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। अब ये बाकी ये है कि तुम थोड़ा अगर एलसीएम वगैरह लेके लिखोगे तो थोड़ा सा और फॉर्मेट बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जरा क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप इज मेड लार्ज। टेलीस्कोप का अपर्चर हम बड़ा क्यों रखते हैं, तुम एक बात देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तो सारी लाइट ले रहा है कि हाँ भाई आ जाए, ज्यादा से ज्यादा लाइट आ जाए, ज्यादा से ज्यादा लाइट, क्योंकि कोई चीज बहुत दूर है ना। क्या हमें स्टार और ये सब बहुत आसानी से दिख जाते हैं, मतलब इतने साफ दिखाई देते हैं, कोई भी चीज हमें साफ तभी तो दिखाई देगी जब वहां से ज्यादा लाइट आ रही होगी। तो इस अपर्चर को हम बड़े से बड़ा इसलिए रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को ये कैप्चर कर ले। अब मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारी टॉफीज देने वाली हूँ, तो तुम जाओ जो भर के जो सामान ले आओ मैं उतना भर के दे दूंगी। तो अगर तुम छोटा सा छोटी सी कटोरी लेके आओगे तो मैं थोड़ी सी आ पाएंगी, और एक बच्चा आया उसने बहुत बड़ा सा बाउल ले आया, वो भर के ले आया, एक बच्चा आया वो टब उठा लाया, तो भाई टब में ज्यादा आ जाएंगी ना। तो जितना बड़ा तुम वो लेके आओगे कि हाँ भाई दे दो दे दो, वो वाली चीज है। तो इसलिए हम अपर्चर टेलीस्कोप का क्यों रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके, और जब ज्यादा लाइट आएगी तो इंटेंसिटी इमेज की बेटर होगी, तो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, इसीलिए अपर्चर जो है वो बड़ा रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ध्यान देना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर हम बढ़ा दें तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या पड़ेगा असर। तो देखो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो अभी जरा मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभी अभी मैंने दोनों के केस में लिख रहे हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप में होंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, आंसर तो अपने आप लग ही जाएगा एक बार में। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अच्छा मैग्निफिकेशन लाने के लिए माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए था, स्मॉल अपर्चर, ठीक है, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ। लेकिन टेलीस्कोप में क्या होना चाहिए था, लार्ज अपर्चर होना चाहिए, ठीक है, लार्ज अपर्चर होना चाहिए। फोकल लेंथ की इसमें अभी कोई बात नहीं है, अभी इसको इतना उठाते हैं, सिर्फ अपर्चर देखो, माइक्रोस्कोप में स्मॉल अपर्चर होना चाहिए था, ये लार्ज, ये कंडीशन क्या है, फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये बेटर मैग्निफिकेशन की है। तो अब अगर बताओ मुझे, ठीक है, अच्छा हाँ,
क्वेश्चन में तो फोकल लेंथ बोल ही रहा है तो फिर लिख ही देते हैं ना। तो यहाँ पे ये क्या चाहता है कि स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। और ये टेलीस्कोप में लार्ज फोकल लेंथ। ओके, तो अब एक बात समझो, अगर ये बेटर मैग्निफिकेशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, दिख रहा है मेरे पीछे छुप गया सारा। तो अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ा दूं, फोकल लेंथ बढ़ा दूं, तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? फायदा किसे हो जाएगा? टेलीस्कोप। तो मतलब टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन और बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो लार्ज चाहिए ही थी, तो तुमने और बढ़ा दी, तो उसको और फायदा हो गया, बेटर हो गया मैग्निफिकेशन। लेकिन माइक्रोस्कोप कह रहा था मुझे छोटी फोकल लेंथ दो, जितनी छोटी हो सकती है उतनी दो। अब इसलिए इसका नुकसान हो जाएगा, तो इसकी मैग्निफिकेशन डिक्रीज कर जाएगी, तो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि माइक दोनों की इंक्रीज करेगी, देखो बोथ विल इंक्रीज नहीं, बोथ विल डिक्रीज नहीं, माइक्रोस्कोप की डिक्रीज करेगी, टेलीस्कोप की इंक्रीज करेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस की फोकल लेंथ 40 और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यानी कि एफ ओ दे रखा है 40 सेंटीमीटर, देखो लार्ज है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी बड़ी है, और एफ ई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि क्या है, ये यूओ दे रखा है, यूओ 200 सेंटीमीटर। द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड एट, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे हम, बताओ कैसे करेंगे? तो मैं पहले तुम्हें फिगर बना के समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या है, आईपीस, ठीक है, बीच में से लाइन खींच दी। फिर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है, और उसकी डिस्टेंस है यहाँ से, उसकी डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली अब इसकी फोकल लेंथ तुम्हें दे रखी है, एफ ओ दे रखी है, एफ पी दे रखी है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इमेज बनेगी भाई, यहाँ पे बन गई, यहाँ इमेज बन गई। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द वी ओ, ठीक है। अब अगर मुझे इधर आंख से देखना है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये बचा हुआ क्या है, ये बचा हुआ क्या है, ये यू ई है, ठीक है। अगर ये यू ई जो है वो एफ ई के बराबर हो जाए, तो क्या होता था, तो क्या होता था, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी बनती थी, और वो इमेज इंफिनिटी पे बनती थी और फिर उसे दिखाई देती थी, ऐसे ही तो होता था, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या है कि मैं यूई की जगह पे एफ ई पुट कर लूंगी और वीओ फाइंड कर लूं, तो मुझे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक पेज, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला अपना, 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, ठीक है। तो FO की वैल्यू क्या थी, 40, तो 1/40 इक्वल्स टू 1/VO फाइंड करना है, माइनस 1/माइनस का 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो 1/माइनस का 200 इक्वल्स टू 1/VO, एक सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, 1/VO इज इक्वल्स टू 1/200 माइनस 1/40, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नाउ मैं अगर इसे लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू 40, 40 माइनस 200, ठीक है। इस तरह से भी एलसीएम तुम कर सकते हो, वीओ इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 40 अपॉन माइनस का, शायद एक सेकेंड गलत हो गया ये थोड़ा सा, मेरे को यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस वाला हो गया, एक मिनट, क्या लिखना चाहिए, 1/40 माइनस 1/200, ठीक है, इसका ही है, ठीक है। अब लिख सकते हैं 200 इंटू 40 कर देंगे, या फिर ऐसे लिखो, ये 40 तो 40 है, इधर 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और ये क्रिस क्रॉस इस साइड ले गए, तो 200 माइनस 40, यानी कि ये 40 इंटू 200 अपॉन 200 में से 40 जाएगा तो कितना बचता है, 160,
0 से 0 कैंसिल, ये इससे 4 बार गया तो 200 बाई वी नॉट इक्वल्स टू आ गया 200/4 यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर मेरे को वीओ आ चुका है। अब मुझे लेंथ चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है तो वो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो 50 प्लस 4 यानी कि 54 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ हमारा टेलीस्कोप। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को कर लेंगे इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला टर्म है, अगला टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ खास बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। वो खास बातें क्या है कि ये मतलब अलग तरीके से बना हुआ, मतलब इसमें लेंस नहीं यूज हो रहा है, मेनली यहाँ पे मिरर यूज होता है। तो कुछ पॉइंट्स में लिख देती हूँ। कुछ पॉइंट्स हमारे क्या है कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन, देखो पहले समझ लेते हैं, फिगर से समझते हैं। तो ये इस तरह से ऐसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टाइप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है कॉनकेव मिरर। ये देखो ये कॉनकेव मिरर लगा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ से लाइट रे एंटर करी, ये लाइट रे जाती है मिरर पे, जाती है, ये टकराती है। ठीक है, फिर टकराती है, फिर एक और सेकेंडरी मिरर लगा है। ये कैसा मिरर लगा है, ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस पे आती है और फिर ये इस तरह से यहाँ पे फिर से ये टकराई और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास एक आई पीस लगा हुआ है, मतलब यहाँ लेंस लगा है, लेंस यहाँ लगा है, ये आई पीस लगा है। ठीक है, लेकिन ये अब ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे ये जो बीच में मिरर दिखाई दे रहा है, ये जो मिरर है वो सेकेंडरी मिरर जो है वो एक तरीके से वो क्या होता है, वो प्लेन मिरर होता है एक्चुअली। यहाँ पे पता नहीं इन्होंने इस तरह से शो किया हुआ है, लेकिन ये प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये वाला हमारा क्या है, दिस वन इज द कॉनकेव मिरर और ये जो है वो मेरा क्या है, प्लेन मिरर। ओके, और फिर यहाँ पर हमारा आई पीस जो लगा है इसमें लगा है कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्या होता है कि लाइट रेज आती हैं, कॉनकेव मिरर पे गिरती हैं, फिर कॉनकेव मिरर और ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, फिर उसके आगे प्लेन मिरर लगा है, तो प्लेन मिरर से टकरा के ये वापस से इधर चली जाती है और आईपीस के थ्रू हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यही इसकी बस इतना सा ही पार्ट है। और बस दरअसल इससे यही पूछता है कि कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव लगा होता है, कॉन्वेक्स लगा होता है। तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा होता है। ठीक है, चलो इतनी तो बात थी। बाकी मैग्निफिकेशन अगर पूछता है तो मैग्निफिकेशन हम क्या लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू ये जो हमारा मिरर है उसकी फोकल लेंथ अपॉन लेंस की आईपीस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव, ये जैसे ऑब्जेक्टिव मिरर लिख रखा है, इसे ऑब्जेक्टिव मिरर लिखा है, यही क्या है, कॉनकेव मिरर, इसी की फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिरर या फिर हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब अगला टर्म आता है, वो आता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजोल्विंग पावर। सिंपल सा छोटा सा है, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि लिमिट, किस लिमिट तक, अप टू विच लिमिट क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स सीन क्लियरली। मतलब कोई भी बहुत पास पास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनको हम कितनी दूर तक, किस लिमिट तक हम उनको दूर दूर देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, देखो मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि ये दो पॉइंट मैंने रखे, क्या ये तुम्हें दूर दूर दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं? दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं? हाँ अभी भी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। क्या अभी दे रहे हैं? तुम अगर ध्यान से देखो तो अभी भी दे रहे हैं, दिख रहा है। ठीक है, अभी दे रहे हैं क्या, अब पता ही नहीं चल रहा, अब ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर ही एक लिखा है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा गैप है। अगर मैं हल्का सा जूम करूं तो नहीं, मतलब एक के ऊपर एक ही आ गया है, लेकिन अगर बिल्कुल ही बगल में रखें, ठीक है,
तो मतलब ऐसे बहुत छोटे हैं ना, ये बहुत छोटे हैं। अब तुम देखो ये वाला जो अगर देखो तो देखने से ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट बना है, लेकिन अगर मैं इसको जूम करूं, देखो zoom, देखो है ना, दूर दूर तो है ना, गैप तो है इनके बीच में। तो किस लिमिट मैंने कैसे किया, कैसे किया, इसे जूम किया किससे, कोई इंस्ट्रूमेंट है भी, यही जूम करने का पैटर्न इसमें था। इसलिए ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप क्या कर रहे हैं, कोई छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें जूम करके दिखा रहे हैं। तो कितना एक्सटेंट है जूम करने का, कितना एक्सटेंट है जूम करने का, बड़ा करके दिखाने का, कि कोई दो छोटी छोटी चीजें साथ में रखी हो वो दूर दिखाई दे, तो यही चीज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। ठीक है, बस इतना अपने दिमाग में बिठा लो। फिर उसके बाद आती है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इस इतना सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर क्या रहती है। तो अगर टेलीस्कोप की बात करती हूं मैं, तो टेलीस्कोप के केस में क्या होता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला जो रहता है वो हमारा क्या रहता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि टेलीस्कोप पे लाइट पड़ती है ना, स्टार वगैरह इन सब से जो लाइट आ रही है वो, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का है। तो एल ओ आर इसमें ऐसे कर सकती हूँ, इसी को मैं लैम्डा लिख दूं और इसको मैं डी लिख दूं, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी। एक बात ध्यान रखना कि जितने फॉर्मूले लिखा रही हूँ ना, इतने फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा नहीं करना होता कुछ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ा रही, मेरे को पता है कि एग्जाम सर पे रखा हुआ है, आने वाला है, तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, उतना पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इससे हार्डली एक क्वेश्चन आ गया, अगर आ गया तो इतने से हो ही जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, इस पोर्शन से। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ही हो गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिर क्या आ जाता है मेरे पास, आता है 1.22 लगा देते हैं लैम्डा अपॉन डी। तो एक ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। ओके, देन उसके बाद लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का एक और फॉर्मूला रहता है, दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू, अच्छा इसकी यूनिट क्या रहती है, इसकी यूनिट, अगर टेलीस्कोप के केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की यूनिट देख रहे हैं तो वो क्या होगी, रेडियन। क्या होगी, रेडियन। ये क्या है, यूनिट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेडियन किसकी यूनिट होती है, एंगल की। ठीक है, तो इसी चीज से देखो, एंगल को तुम क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस ऐसा करके लिख सकते हो कि नहीं। तो ऐसे ही मैंने याद किया था, जैसे एंगल है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की यूनिट जो है वो रेडियन है टेलीस्कोप के केस में, तो आर्क अपॉन रेडियस करके लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो तुम देखो क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई जो ये जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, और मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये समझ रहे हो इस बात को, इस बात को समझ रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस मैंने कहा ये x है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे खड़ा होके कोई पर्सन अगर इसको देख रहा है तो इसके बीच में ये डिस्टेंस जो है लेट से कि r है। तो तो आर्क को ऐसे ले लो, ये x अपॉन r, तो x का मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले, है ना, कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट इज दिस, और फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर और मिनिमम ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ये है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बताओ या रिजॉल्विंग पावर बताओ। रिजॉल्विंग पावर आएगी तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आएगी उसको पलट के लिख देना। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अपॉन में आएगा, टेढ़ी हो गई लाइन, बहुत ज्यादा ही टेढ़ा हो गया मामला, अपॉन में हम क्या लिख लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टेलीस्कोप लेंस, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टेलीस्कोप लेंस। ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो टेलीस्कोप से देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये हमारे मेन फॉर्मूले तैयार हो गए।
तो इतने मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तुम्हारा इतने फॉर्मूले से तुम्हारा ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया टेलीस्कोप के केस में। अब लास्ट रह गया है किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में। माइक्रोस्कोप के केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होती है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन 2 थीटा। अब लैम्डा अपॉन 2 थीटा क्या है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। और ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है दिस थीटा शोइंग द एंगल फॉर्म्ड बाय द अपर्चर। जैसे देखो, जैसे ये अपर्चर ऑफ द लेंस, ये लेंस है और इस लेंस के अपर्चर की वजह से यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, दिस इज द थीटा। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर तो एंगुलर अपर्चर कह सकते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय अपर्चर। ठीक है, ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक मिनट, ये नहीं, यहाँ से मिड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसी के हिसाब से दिया होता है। पता है एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से ना ज्यादातर प्रोपोर्शनलिटी पे बेस्ड आता है, वो अभी मैं बताती हूँ किस तरह से बेस्ड आता है। तो ये तो पहले ये हो गया इतना, है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाती हूँ तो क्या आ जाएगा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी यूनिट क्या रहती है, इसकी यूनिट रहती है मीटर्स, ये इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है, मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ की यूनिट है, तो इसका मतलब ये लगभग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के केस में हम लेंथ के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस जो डी है, डी क्या था, डी इज द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर डी बढ़ेगा टेलीस्कोप के केस में, अगर डी बढ़ेगा, एक मिनट, है ना, अब दिख रहा है, अगर डी बढ़ेगा तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होगी वो क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होगा वो कम होगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है स्क्रीन पे। डी की वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। क्यों, इस वाले फॉर्मूले से तुम देख सकते हो कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि जो अपर्चर है उसकी लेंथ, अपर्चर कम कर दिया गया है तो रिजॉल्विंग पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, इस तरह से। तो ये वाली चीजें है ना, तो मैंने कहा ना रिलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिक्रीज करेगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिक्रीज करेगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी। तो तुम एक चीज नहीं देख रहे हो, तुम एक चीज देखो, अगर माइक्रोस्कोप में है तो रिजॉल्विंग पावर कैसे बढ़ सकती है, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। मतलब मैं जितनी छोटी वेवलेंथ की लाइट को यूज करूंगी उतना ही अच्छा मुझे दिखाई देगा। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छा दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुई वेव होती है वो बहुत छोटी वेव होती है, छोटी वेव होती है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे फाइनेस्ट, मतलब बढ़िया होते हैं, मतलब सबसे छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा देते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो मुझे अगर अच्छा रिजॉल्विंग पावर चाहिए किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में, तो मेरा ध्यान होना चाहिए वेवलेंथ कम करने। और मुझे अच्छी रिजॉल्विंग पावर चाहिए टेलीस्कोप के केस में, तो मेरा ध्यान होना चाहिए अपर्चर को बढ़ाने में। समझ रहे हो, बात अलग है कि टेलीस्कोप के फॉर्मूले में भी वेवलेंथ आ रही है। क्यों है ऐसा, अब तुम एक बात बताओ, क्या टेलीस्कोप क्यों यूज होता है, टेलीस्कोप यूज होता है कि वहां दूर बैठे हुए प्लेनेट और सन और वो प्लेनेट वगैरह स्टार वगैरह उनको देखने के लिए। तो बस स्टार और प्लेनेट से जो लाइट आ रही है क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने लेंस की अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में अपना टेलीस्कोप का लेंस है, तुम्हारे हाथ में वो नहीं है कि स्टार कौन सी लाइट भेजे, ठीक है ना। तो ये इस कंट्रोल में नहीं है तो इसको हटाओ। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उसको देखो और उससे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करो। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी तभी रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी।
समझ पा रहे हो कि नहीं, कि टेलीस्कोप के केस में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ध्यान अपर्चर पे। ऐसे माइक्रोस्कोप के केस में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, हम अपर्चर पे ध्यान नहीं दे रहे, अब हम ध्यान दे रहे हैं कि वेवलेंथ, हम कौन सी लाइट यूज करें इसकी कम से कम वेवलेंथ हो। तो ऑब्वियसली ब्लू की बहुत कम होती है, पर हम तो और अच्छा बनाना चाहें, और अच्छा करना चाहें, तो फिर क्या कर ले हम भाई, इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर लें। तो फिर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, in case of in case of electron beam, electron beam, the wavelength is wavelength लगभग हमारी कैसी थी, is around 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसी वजह से क्या होता है कि रिजॉल्विंग लिमिटिंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है बहुत ज्यादा, और रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो दिस इज किस कंडीशन में ये, इसीलिए क्या है ये, क्या है ये, फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में ऐसा हो जाता है, मतलब वही माइक्रोस्कोप तो वही है, लेकिन हमने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर लेते हैं। तो चलो समझ में आ गया होगा, दैट्स इट फॉर दी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस पे बेस्ड जरा क्वेश्चन ट्राई कर लेना तुम, ठीक है। तो मैंने सारा कवर करा दिया है, ये नोट्स प्लीज जरूर बना लेना, नोट्स में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्लीज लीव योर कमेंट्स, और लाइक द सेशन, और कमेंट कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों से। अगर यहाँ तक आए हो तो ऑब्वियसली इस एंड तक आ गए हो तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, पढ़ने में समझ आया होगा, तभी तक एंड तक आ पाए होगे। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।